एफडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आधा घंटा पूरी तरह से वायदा बाजार के शेयर से लिया है कि आप समझ पाएं कि बाजार के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होती है उन शेयर्स के अंदर आखिरकार इस समय की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे काम कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं 5 बड़ी बातें क्या है बाजार की, अभी तक मार्केट कैसे चल रहा है। फिर हम रिपोर्ट कार्ड से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। फिर आज के मेहमान कुणाल बोथरा होंगे जो आपको ये बताएंगे आज हमको ट्रेड कैसे करना है। पहले निफ्टी के निचले स्तरों से करीब 150 अंकों के आसपास का सुधार देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है कि आज 16,200 को एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश हो रही है बाजार की। और आज हम ये बात सुबह भी आपको बता रहे थे, आज बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अहम पुल बैक देखने को मिल रहा है और वहाँ से भी हमने देखा है कि एक अच्छा पुल बैक आपको देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर भी 16,200 एक अहम सपोर्ट है, ये आप अभी ध्यान रखिएगा। कम से कम आज के लिए तो इसको आप मान ही सकते हैं। तीसरी है आईटी शेयरों की वजह से आज मार्केट में जो निफ्टी है वो थोड़ा तेज़ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आईटी के तो वेचेज भी है। इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो ऐसे शेयर्स वापस ऊपर आए हैं, टीसीएस भी ऊपर आया है, तो इस वजह से भी आज थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अनुमान के मुताबिक नंबर्स आए रिलायंस इंडस्ट्रीज के, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर अभी 3% नीचे है और लगातार छठे दिन इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसका प्रेशर आज काउंटर चेक हो रहा है आईटी कंपनीज के साथ। और एक और बात, इंडिया विक्स अभी भी 3% ऊपर है, 22 के स्तरों के आसपास है। इंडिया विक्स ये बताता है कि मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी काफ़ी रहेगी, इस पर आप थोड़ा ध्यान रख के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं पहले रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान को जोड़ेंगे। शुक्रवार को चंदन तापड़िया हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि बिरला सॉफ्ट बेच सकते हैं आप, तो वहाँ से करीब 4% का गेन आपके अकाउंट में आया होगा। इन्फो एज भी बेचने की रिकमेंडेशन थी। मजाक में हमने ये भी कह दिया था कि इन्फो एज जब मार्केट के अंदर गिरावट है, बिना सोचे समझे आप इन्फो एज को बेच सकते हैं। तो ऐसा कुछ उनका भी मानना था कि हाँ ये शेयर थोड़ा बियर ट्रैप है और ये 2.5% आज नीचे है। निफ्टी भी बेचने की रिकमेंडेशन थी जो काम आई उनके, और आज अपने गैप डाउन के साथ अच्छा प्रॉफिट बना होगा करीब 1.5% का। जब उन्होंने बेचने की राय दी थी 16,400 दिया था, आज हम 16,200 के भी नीचे टेस्ट करके आए हैं, तो 1.5% का गेन वहाँ से। और ब्रिटानिया पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट आया होगा करीब 1% के आसपास का। सेलेक्टिव शेयर्स हमने डिस्कस किए, उसी सेलेक्टिव शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। अब आज के मेहमान से करते हैं चर्चा। कुणाल बोथरा आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे व्यू पॉइंट लेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमको करना क्या है। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, फिर आप हमको निफ्टी के बारे में बताइएगा हमको ट्रेड कैसे लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। पहला, आज 6% का ओपन इंटरेस्ट है, हालांकि ट्रेंड अभी भी बिकवाली का ही है ओआई के हिसाब से। और 16,200 आज का हमारा रिस्क इंडिकेटर है, जिसको वीवैम्प भी कहते हैं। ये 16,400 से शिफ्ट होकर 16,200 आया। जैसे 16,200 का इंडिकेटर बना, अभी तक हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। क्या ये मान के चलें कि आज 16,200 ब्रेक नहीं होगा? अगर ब्रेक नहीं होता तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। एक तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, अगर पुल बैक आता भी है तो ये पुल बैक कितना बड़ा होगा? क्या हम 450-500 पे आके रुक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है जिसको हमने गैप के साथ आज फिर से तोड़ा है। 16,400 था जो पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, उसको टिपिकली हम रेजिस्टेंस बना चुके हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब दीजिए कुणाल, क्या करना चाहिए? एक तो 16,200 मान के चलें आज का बेस है, और 16,500 तक निफ्टी पुल बैक में आ सकता है। धन्यवाद शो में इन्वाइट करने के लिए डिम्पी जी। तो आई थिंक पहले तो सेटअप जो ओवरऑल मार्केट का है वो ऑफ कोर्स ऑन द वीकर साइड और नेगेटिव साइड पे है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़े हैं लास्ट 1 वीक। आई थिंक 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में 16,800, 17,000, 16,600 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। अगर मैं लास्ट वीक की राउंड अप की बात करूं तो काफी सारे ऑप्शन राइटिंग एक्सट्रीम अमाउंट पे हुए हैं। 16,400 से लेके 16,800, स्पेसिफिकली फ्राइडेज की भी अगर हम डेटा देखें तो 16,400 से लेके 16,800 की जो स्ट्राइक्स है वहां पे बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो ये टेरिटरी को ब्रीच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे अनुमान से। अगर कोई डेटा पॉइंट या कोई इवेंट या न्यूज फ्लो अगर ग्लोबली कुछ पॉजिटिव आती है तो पॉसिबल हो सकता है कि 16,400 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाए। बट अगर वो लेवल जब ब्रेक हो तो मेरे अनुमान से शायद 50 पॉइंट 70 पॉइंट की रैली नहीं आएगी, बिकॉज बहुत बड़ी राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है उस लेवल पे। तो 16,400 एक एक पॉइंट बन सकता है जहां पे ट्रेडर्स अपने अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को बिल्ड करें। बट मैं आपकी रीडिंग्स को भी मैं अग्री करूंगा कि 16,200 का जो वीवैप पॉइंट है, मैं भी इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में भी अगर हम देखें
मारुति, कोटक बैंक, हिंडाल्को, टाटा स्टील, एचडीएफसी लिमिटेड, काफी सारे स्टॉक्स में हमने देखा है कि इन जो स्टॉक है वो इंटरडे लेवल्स के अपने वीवैप के लेवल से काफी ऊपर आ चुके हैं। तो उस लिहाज से 16,200 का एक इंटरडे सपोर्ट बन रहा है। बट जैसे मैंने पहले बताया 16,400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम उसको ब्रेक कर पाए या थोड़ा सा भी पेनिट्रेट कर पाए तो मेरा मेरा अनुमान है कि बहुत बड़ी राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तो मार्केट में। तो जो ट्रेडर्स है जो इस सेटअप जब ये देखें तब यहाँ से लॉन्ग बिल्टअप कर सकते हैं। 16,200 का बेस बना सकते बेस या स्टॉप लॉस रख के। बट अगर 16,400 क्रॉस कर जाए तो रादर देन बुकिंग योर लॉन्ग्स, आप लॉन्ग्स को और इंक्रीमेंटली ऐड कर सकते हो। ओके ठीक है, तो आप लॉन्ग्स को उसके बाद ऐड कीजिएगा जब 16,400 पार होगा। लेकिन आज के पुल बैक की जो अवधि है या लिमिटेशन है या कैप है या सीमा है, लक्ष्मण रेखा है, जो आप कह सकते हैं वो है 16,400। और अगर आप आज का बेस मानना चाहते हैं तो 16,200 पे आप अपना बेस मान सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जरा मैं वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा, एक बार आप उसको नोट भी कर सकते हैं। एक बार हम निफ्टी के चार्ट पहले स्क्रीन पर देखते हैं और उसके बाद आते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज निफ्टी पर अगर आप देखेंगे। पहला पॉइंट, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर इस समय निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, टिपिकली एवरेजेस के नीचे आके हम तो ट्रेड कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, जान भी गए होंगे, पता भी लग गया होगा आपको। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे गैप बनते हुए दिख रहे हैं। ये एक बड़ा गैप है, फर्स्ट गैप एंड देन सेकंड गैप है। ऑलरेडी निफ्टी पहले भी साइडवेज हो रहा था लेकिन एक गैप के साथ फिर से खुला है। आज ये सेकंड डे है जब इसके पास दो बड़े बड़े गैप इसको मिले हैं। अब फिर से साइडवेज टू पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल आप बिल्कुल देख पा रहे हैं ये वही कैंडल है। इसलिए आप कुणाल को ये बात ज़रूर बोलते सुन रहे होंगे कि पहले एक बार 16,400 हम आ जाएं, ये हमारा टारगेट होगा। फिर इस गैप को जो टिपिकली ये बना हुआ है, इसको जब तक फिल नहीं कर रहे, इसको क्रॉस नहीं करते, तब तक कन्विक्शन के साथ नहीं कहा जा सकता कि बाज़ार और तेज़ चलेगा। फिलहाल 16,200 ये गैप जो सेकंड गैप है उसका बेस जो बनाया है, एक बड़ी सी विक आप देख पा रहे होंगे नीचे, ये आज हमारे लिए दिन भर का एक बेस का काम करेगी। इसके ऊपर कितने पॉइंट्स जोड़ेंगे ये आपको ये बात पता लग रहा है कि यहाँ पे आके 16,400 पे आके रुक जाएगा। इसलिए आपके स्क्रीन पे जो टारगेट है वो 16,400 है। इसलिए आपकी स्क्रीन पे जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो 16,200 है। और इसलिए आपकी स्क्रीन पर होल्ड लिखा हुआ है, या फिर आप बाय अगर करके बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का ही आपका टारगेट है। रिस्क रिवार्ड अब 1:1 हो गया। थोड़ी देर पहले तक ये रिस्क रिवार्ड थोड़ा आपके फेवर में था, अब रिस्क रिवार्ड 1:1 है। आगे बढ़ते हैं सर, जरा बैंक निफ्टी पे भी अपनी बात रखना चाहते हैं सर आप कुछ? तो हाँ, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट रहेगा बिकॉज मैं इनफैक्ट जब मार्केट की इंटरनल स्कैन कर रहा था तो मैंने देखा काफी सारे लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी मूव रिकवरी आ रही है। कोटक बैंक राइट फ्रॉम इंट्राडे जब स्टॉक ने ओपन किया उस लेवल से स्टॉक ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। 17,040 या 50 के आसपास का जो लो था कोटक बैंक का। एचडीएफसी बैंक अभी डे हाई पे आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई भी ऑलमोस्ट अपने लेवल्स 475 480 को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो मूड है इंट्राडे वाइज बैंक निफ्टी में भी ये भी शायद थोड़ा सा पॉजिटिव आ सकता है। लेवल्स की बात करूं तो आज का जो मीडियम टर्म बेस रहेगा बैंक निफ्टी में वो करीबन रहेगा 34,200 का। तो उस लेवल को स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेम जो निफ्टी का 16,200 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेगा 34,200 के आसपास बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे। और अपसाइड में मेरे अनुमान से आई थिंक 34,750 800 बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं शायद 1 से 2 दिन में। ओके, सेम आप निफ्टी जैसा ही चार्ट इसमें बैंक निफ्टी का भी देख पा रहे हैं। निफ्टी पे अगर आईटी का वेटेज काम कर रहा है तो रिलायंस उसको नीचे लेके जा रहा है। बैंकिंग में भी ऐसे कुछ हो रहा है कि निजी बैंक का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है लेकिन सरकारी बैंक उतने अभी ठीक नहीं है। तो इसलिए बैंक के अंदर भी अगर बाय करना चाहते हैं तो 34,200 का आप स्टॉप लॉस रखें। ये 34,200 के नीचे गया तो कोई बड़ी बात नहीं, 34,000 को भी ब्रेक कर दे। इसलिए इंट्राडे के टारगेट, इंट्राडे के स्टॉप लॉसेस में आप काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेने से थोड़ा बचे इस समय, क्योंकि विक्स हाई है और ग्लोबल मार्केट्स में जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपको गैप अप गैप डाउन में मिल रहा है, जैसे कि 2 दिन से लगातार गैप डाउन हो रहा है। फिलहाल अब दोनों इंडेक्सेस का व्यू आपको पता लग गया। हम शेयर के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के तेज़ी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। बजाज फिनसर्व और एक इन्फोसिस की बड़ी वजह आज ये बनती दिख रही है, क्योंकि आज पहले 20 मिनट के अंदर अगर कोई शेयर, बड़ा शेयर जिसकी वेटेज है इंडेक्स में निफ्टी का शेयर, वो था इन्फोसिस जो हरे निशान में लौटा।
उसके करेंसी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अब 77.5 के आसपास अब आ चुके हैं, तो आईटी कंपनीज टिपिकली एक्सपोर्ट करती है, तो उनको बेनिफिट अच्छा मिलता है कन्वर्जन का। बजाज फिनसर्व भी अच्छा पुल बैक दिखा रहा है, 2 से 2.5% ऊपर है। जरा चेक करेंगे कुणाल जी, दोनों शेयर में से ज़्यादा ठीक कौन सा है? दोनों ठीक है, दोनों खराब है? जो भी आपको बताना है बता दीजिए। तो दोनों की सेटअप काफी डिफरेंट है, तो ये कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इन्फोसिस की जो चार्ट है वो ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी थी, और स्टॉक ने अगर हम देखें तो एक जो सेलिंग की जो इंटेंसिटी थी वो लगातार ड्रॉप होती जा रही थी। तो और रुपी जो डेप्रिशिएट किया है, आज न्यू लो पे आ चुका है 77 क्रॉस करके। तो ये भी मेरे मन से शायद थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है ओवरऑल आईटी स्टॉक्स के लिए। और अगर हम उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी और बढ़ती है, तो जाहिर है कि जो टिल्ट होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का वो टुवर्ड्स डिफेंसिव्स होगा। तो उस लिहाज से भी आई थिंक इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको कपल ऑफ डेज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मेरे अनुमान से आई थिंक 1605 1610 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है इन्फोसिस में। 1550 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे शायद शॉर्ट कवरिंग की वेव अच्छी आ सकती है। जो मैं पहले बता रहा था कि अगर 16400 के लेवल को इंडेक्स क्रॉस कर ले तो काफी पॉसिबल है कि ये जो स्टॉक्स है जिनमें बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हुई थी, उनमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो बजाज फिनसर्व भी उस लिहाज से मेरे अनुमान से अच्छा पिक बन सकता है। ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स है, शॉर्ट पोजीशंस बहुत हैवी है, बट इसको 16400 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी के लेवल्स क्रॉस करे तो हो सकता है कि स्टॉक शायद 100-200 रुपए हायर मिले करंट लेवल्स पे, बट वो शायद बेटर ट्रेड बन सकता है बजाज फिनसर्व में। तो मैं रेकमेंड करूंगा 14200 के ऊपर इसे बाय किया जाए, और टारगेट रख सकते करीबन 14800 का, स्टॉप लॉस 13800। ओके ठीक है, तो ये बजाज फिनसर्व और इन्फोसिस को लेकर रिकमेंडेशन, दोनों कंपनियां अलग अलग, लेकिन इन्फोसिस में आज एक चीज़ नोट करने वाली है, जरा मैं वो आपके सामने ज़रूर रखूँगा। वो ये है कि इन्फोसिस के हमने क्या किया कि हमने चार्ट को ना आवरली कर दिया। डेली करने पर क्या होता है, आप उसको 4-5 दिन के लिए रखते हैं, लेकिन आवरली करने पर आप 1 दिन या 2 दिन का ही व्यू पॉइंट उसमें बनाइएगा। इसलिए हमने इन्फोसिस का ये चार्ट आपके स्क्रीन पर रखा है। आप ना इसके अंदर 2 चीज़ देख पा रहे होंगे। डेली देखेंगे तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आवरली देखेंगे ना, उसके अंदर आपको कुछ एक हिंट मिलेगा कि ये शेयर अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ये किसका ना साइडवेज बेस बना हुआ है टिपिकली। अगर बाजार पिछले 2-3 दिन से टूट भी रहा था तो इन्फोसिस नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। ये इसका पहला विन है, ये इसकी पहली जीत है। दूसरा, वॉल्यूम ना ही तेज़ी के बहुत थे ना ही मंदी के बहुत थे। ये दूसरा पॉइंट है कि इस शेयर के अंदर तेज़ी और मंदी बहुत लिमिटेड रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप आवरली बेसिस पर देख पा रहे हैं तो हम ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हैं जब हम इसकी एवरेजेस यानी कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी फेल हो गई थी गैप की वजह से। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है जिसको हम आज अच्छे से ऊपर लेके आ रहे हैं, और इसको आज सुबह सुबह से ही आज इन्फोसिस को चलता हुआ देख रहे हैं। तो इसलिए लेस वॉल्यूम, नाइदर वीक नाइदर बुलिश, एवरेजेस का सेकंड अटेम्प्ट पार होना, करेंसी का बेनिफिट मिलना, साइडवेज ओनली होना, तो इन्फोसिस की वेटेज होना अच्छे इंडेक्स पे। आज सुबह अगर आप देखेंगे ना, जब निफ्टी चलने की कोशिश कर रहा था तो पहले 15-20 पॉइंट जब था तो उसके अंदर वेटेज ही इन्फोसिस की थी सिर्फ। इसलिए इन्फोसिस आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये एक पुल बैक का शेयर है, इसलिए 1605 1620 तक की आपको टारगेट मिलेंगे जो कुणाल जी आपको बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये कोई ग्रोथ वाला भी शेयर नहीं है, तो एक पुल बैक का शेयर है, क्योंकि ये भी टूटा है और ये सिर्फ पुल बैक दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर पे। सर, एक तो L&T टेक है और उसमें इंडिया मार्ट है। ये दोनों शेयर भी जरा एक बार चेक कर लीजिए आप। से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इंडिया मार्ट थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बन सकता है, बिकॉज स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन था वो बहुत स्टीप एंड शार्प था। 5500 या 700 से स्टॉक ऑलमोस्ट 3 दिन में स्टॉक ने 4300 के आसपास का एक लेवल को टच किया है। तो मेरे अनुमान से, और अगर हम अब उस लेवल से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 4500-600 पे आ चुका है। तो हम देखें तो मिडिल पॉइंट ऑफ द रेंज पे वापस आ चुका है। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा एंटर करने के लिए वो शायद थोड़ा सा रिस्की रहेगा इंडिया मार्ट में। और स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है। अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होता है तो पॉसिबल हो जाता है, अगर इनकेस इनिशिएशन लेवल राइट नहीं हो तो स्टॉक काफी स्विफ्टली डाउन भी जा सकता है। तो उस लिहाज से मैं इंडिया मार्ट को अवॉइड करूंगा। एंटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एंटी टेक मेरे ख्याल से काफी डिसेंट ट्रेड बन सकता है। स्टॉक जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफी सारे जो आईटी स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे रिकवरी फेज में आ चुके हैं। एंटी टेक अपना बेस भी बना चुका है 3750-800 के आसपास। तो उस लिहाज से मैं एल टेक पिक करूंगा। 3900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसे
इसे भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लिया जा सकता है। 4050 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3850 का। ओके, ठीक है। तो आप एक बार एल&टी टेक को देखिएगा। इसकी जगह आपको इंडिया मार्ट को भी ज़्यादा देखना नहीं है, समझना नहीं है। एक छोटा सा चार्ट चेक हम आपको और करवा देते हैं कि इंडिया मार्ट को लेकर क्यों कन्विक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं बन पा रही है, क्यों ये बार बार अपनी अटेम्प्ट को फेल भी कर रहा है। पहले आप एल&टी टेक के ऊपर जरा टारगेट नोट कीजिएगा, जो कि 4050 है, 3850 का एक स्टॉप लॉस है। अब आते हैं इंडिया मार्ट के चार्ट पर। अगर आप इंडिया मार्ट का चार्ट देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन मार्क की हुई है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा। एक्चुअली क्या है, शेयर टूटा था पहले और बहुत ही स्टीप फॉल आया था, आप देख पा रहे होंगे। ये वॉल्यूम के साथ शेयर टूटा, उसके बाद हर अटेम्प्ट इसकी फेल होती गई, साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद इसने एक अटेम्प्ट लिया कि मैं एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को पार करके अपने आप को स्टेबल कर दूंगा, लेकिन वो एवरेजेस भी इसकी कमज़ोर हो गई, फिर से उसके नीचे खिसक गया। और आप ये देख पा रहे हो जो मैंने ग्रीन कलर का कैपिंग किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कम से कम छोटी छोटी अटैम्प्ट थी जिसको पार करना चाहता था। फाइनली हुआ नहीं, नीचे खिसक गया। इसलिए कन्विक्शन नहीं बैठ रहा कि आप इसके अंदर आ जाएं। ऑल्दो ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, ऑल्दो इसके अंदर आज हरा निशान है, इस पार्ट ऑफ जिसकी निफ्टी नीचे है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया मार्ट के अंदर अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप इसको आएँ। इसकी जगह आप एल&टी टेक देखेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक दिखेगा, अगर आप शॉर्ट कवरिंग के ही कैंडिडेट देख रहे हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ, फटाफट से देखते हैं। सर, जी एंटरटेनमेंट और मदरसन सुमित दो ऐसे शेयर हैं जो कि आज वीक हैं। जरा चेक कर लीजिए दोनों में से ज़्यादा कमज़ोर कौन सा है और किस में और पैसे बन सकते हैं अभी। दोनों ही चार्ट्स काफी वीक है स्ट्रक्चरली। अगर हम देखें तो मदरसन सुमी ऑफ कोर्स लास्ट 2 से 3 महीनों में बहुत ज्यादा टूट चुका है, और अभी भी स्टॉक अपने आई थिंक 52 वीक लोज या उसके आसपास मंडरा रहा है, तो जो चार्ट स्ट्रक्चर उसमें भी वीक है। जी की बात करें तो ऑलमोस्ट लास्ट 5 से 6 दिनों में हमने 2 बार एक पुल बैक अटेम्प्ट देखा था जी में, जब स्टॉक लगभग 3% के आसपास का एक अपस्विंग दिया था। बट जो नेक्स्ट डे होता है उस स्टॉक के लिए, वो कंप्लीट ऑपोजिट होता है। काउंटर अटैक मूव आता है बेयर्स का, और स्टॉक अपने पुराने लो को वापस से तोड़ देता है। तो ये एक इंडिकेशन है वीकनेस का। खाली इसमें एक ही पॉइंट है जो मैंने पहले बताया कि ये बार बार एक पुल बैक जैसा एक अटेम्प्ट करता है। तो इसमें जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो है कि सेल ऑन रैलीज जी पे। तो स्टॉक करीबन 238 के आसपास ट्रेड कर रहा है फ्यूचर में। मेरे अनुमान से आई थिंक 242 का एक मॉडरेट लेवल रख सकते हैं जहां पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं जी पे, बिकॉज स्ट्रक्चरली स्टॉक वीक है। खाली जो पुल बैक बार बार देता है, अगर वो हम पुल बैक में ट्रैप ना हो जाए, उस लिहाज से मैं 242 लेवल्स पे अगर स्टॉक आए तो मैं शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं 228 का, और स्टॉप रख सकते हैं 246 का। ठीक है। खैर, इस बीच यूपीएल के नंबर पे आए हैं। कुणाल जी, आप हैं तो आप इसी बहाने फटाफट से देख भी लीजिएगा। यूपीएल के चार्ट देखिए, जब तक मैं नंबर आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ। इसके 1380 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा दर्ज किया, जबकि उम्मीद थी कि 1400 प्लस करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे तो थोड़ा वीक आया है नंबर, क्योंकि जो ET Now का एक पोल था वो ये कह रहा था कि 1413 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर आएगा। एक 10 रुपये का डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। इसका मतलब आपको पर शेयर 10 रुपये मिलेंगे डिविडेंड के तौर पर। अगर आप 10 शेयर रखते हैं तो 100 रुपये आप डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक कंसोलिडेटेड मुनाफा जो मैं आपको बता रहा था वो 1380 करोड़ है, और हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि करीब 1413 करोड़ रुपए के आसपास का इसका नंबर आना चाहिए। तो स्लाइटली मिस आया है। अभी रेवेन्यू के और मार्जिन्स के नंबर भी आ जाएंगे। टिपिकली इसमें मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक जो कंपनी है ये वर्ल्ड में बहुत सारे देशों को सप्लाई करती है। क्योंकि अब करेंसी भी वीक है, क्या उसका बेनिफिट हुआ होगा, या ग्लोबल मंदी की वजह से ये अब कंपनी अच्छा नहीं कर पाई होगी, ये आपको मार्जिन्स में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। प्रॉफिट तो स्लाइटली मिस हुआ ही है, लेकिन जैसे मार्जिन आएगा हम आपको वापस इस पे लिए चलेंगे। यूपीएल के चार्ट चेक एक बार करवा लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, चेक कर लीजिए यूपीएल के बारे में। चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है यूपीएल के कंपैरेटिवली। लास्ट 3 महीने में जो हमने रिकवरी देखी थी यूपीएल में, करीबन 640 के आसपास से स्टॉक 820 840 तक भी स्टॉक गया था। बट वहां से हम देखें तो जो करेक्शन आया वो बहुत ही माइल्ड रहा है यूपीएल में। तो ये बहुत दमदार और सॉलिड चार्ट्स इंडिकेट कर रहा है। मेरे अनुमान से आई थिंक ये जो 775 780 का जो लेवल है, ये बहुत बढ़िया बेस है। अगर स्टॉक होपफुली अगर करेक्ट ना करे ज्यादा पोस्ट रिजल्ट्स, और अगर इस इवेंट को डाइजेस्ट कर दे और 775 के लेवल को होल्ड कर दे, तो मेरे अनुमान से बहुत बढ़िया लेवल बन सकते हैं जहां पे ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, ट्रेंड्स फेवर में है, और जो प्राइसिंग है स्टॉक की करंट लेवल्स
वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है सपोर्ट ज़ोन पे। तो 775 का एक सपोर्ट यूपीएल पे, और ऑन द अपसाइड 820, 840 ये एक टारगेट रेंज रख सकते हैं इसमें। ओके ठीक है, तो यूपीएल पे आपको एक रिकमेंडेशन मिल गया। खैर इसके कंसोलिडेटेड आय के नंबर भी आ गए हैं, वो 15,000 करोड़ प्लस आई ये नंबर, और 14,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, उसमें नंबर आया 15,861 करोड़। तो आए तो ठीक है, प्रॉफिट से स्लाइटली मिस हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि हल्का सा मार्जिन में डिप आया ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट श्रिंक हुआ है तो कॉस्ट की वजह से ही श्रिंक होता है टिपिकली, या फिर करेंसी का हेज का पूरा बेनिफिट नहीं मिला होगा। तो एक बार मार्जिन के नंबर आ जाएंगे और क्लियर हो जाएगा, बट मोटा मोटी लग रहा है कि मार्जिन तो स्टेबल रहेगा, स्लाइटली कम होगा, देखते भी क्या होता है। बट यूपीएल के बारे में आपको जो रिकमेंडेशन है वो मिल गया, आई के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर, जो कि उम्मीद से थोड़े बेहतर आए हैं। आगे बढ़ते हैं अब जल्दी से। कुणाल जी, आपके ट्रेड कौन से हैं, आप बताना चाहेंगे, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? तो मैंने 2 कॉल रिकमेंड किए हैं। पहला तो है इन्फोसिस पे, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 1605 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं स्टॉक में, स्टॉप लॉस 1550। और जो सेकंड कॉल रहेगा वो रहेगा सेल ऑन हीरो मोटोकॉर्प। इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, बिकॉज स्टॉक ने अभी ये बेरिश आरएसआई डाइवर्जेंस का सेटअप इंडिकेट किया है आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो इंडिकेशंस है कि शायद स्टॉक यहाँ से करेक्ट कर सकता है। टारगेट्स रहेगा 2400 पे डाउन साइड में। स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो 2575 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। ठीक है, तो टारगेट आपका 2400 का हो गया हीरो मोटोकॉर्प का, बट एक सेल कॉल है, और दूसरी बाय कॉल है इन्फोसिस की, यानी ऑटो पे आप अभी बीरिश हैं और आईटी पे बुलिश हैं, और इन्फोसिस तो लीडर है ही। हमारी लिस्ट में भी आज इन्फोसिस था, 1605 का आपका टारगेट है, 1550 का स्टॉप लॉस है। ये आज के कुछ एक ट्रेड हो गए, हीरो मोटोकॉर्प आपकी शॉर्ट कॉल है। कुणाल जी, वैसे एक 30 सेकेंड आपसे और लूँगा, और चलते चलते सिर्फ ये पता करना चाहता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे अभी और कितनी गिरावट बाकी है, क्योंकि सभी लोगों की नज़र इस पर लगी हुई है कि रिजल्ट का इम्पैक्ट इसी 3% में ख़त्म हुआ है कि अभी और टूट सकता है? तो मेरे दिमाग से आई थिंक जो रिजल्ट का इम्पैक्ट मोटा मोटा तो शायद कंप्लीट हो चुका है स्टॉक में, बिकॉज 2500 की बहुत इंपॉर्टेंट बेस थी। अगर हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को देखें तो करीबन 2500 के 2550 के आसपास में जो चार्ट पैटर्न्स के इंडिकेटर्स थे वो अपने मीन रिवर्जन कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब जब ऐसा होता है कि स्टॉक एक पुराने सपोर्ट बेस पे आ जाता है और इंडिकेटर्स भी साथ में अपने मीन जोन पे आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि क्लासिकल रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है स्टॉक में। तो जो भी कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स है या लॉन्ग अप्रोच करना चाहते हैं, आई थिंक मेरे अनुमान से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये लेवल पे बढ़िया ट्रेड बन सकता है लॉन्ग साइड पे। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अलग अलग स्टॉक से बताने के लिए। आपकी जो कॉल्स है उसमें हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट है, इन्फोसिस प्लस है, और रिलायंस पे भी अपने व्यू पॉइंट अपने दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में